नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे सीटीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। 500 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है जो आपके सीडीपी बाल विकास में 30 में से 30 नंबर कन्फर्म करेंगी। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर के लिए, प्रत्येक टीचर्स के लिए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, अवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 में से जानेंगे आप लोगों को क्या फीडबैक है। तो चलिए सभी लोग हो जाइए तैयार। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, छात्रों का ग्रेड देना, शिक्षण एवं प्रक्रिया के दौरान प्रगति की निगरानी करना, एक सत्र के अंत में मूल्यांकन करना या छात्रों का वर्गीकरण। क्या होगा सभी लोग बताइएगा। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति की निगरानी करना। क्या हो जाएगा? प्रगति की निगरानी करना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी आपको क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। केवल प्रगतिशील, तो पहली बात पेडागोजी में अगर पॉजिटिव प्रश्न है तो केवल जहां भी लिखा हो वो हमें क्या है, निकाल देना है। यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता के साथ सीखने की क्षमता होती, ये भी पॉजिटिव है। विकलांग छात्रों के प्रति दया भाव, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा। छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग करना, तो अलग कर देना ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमता के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। और एक और आ सकता है कि शिक्षक को छात्रों की विविध आवश्यकता को पहचानना। तो समावेशी शिक्षा से आपके 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक टीटी एग्जाम में, प्रत्येक सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वंचित वर्ग के छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है। यह आपके 2012 से लेके 2025 तक जो आपके सीडीपी के प्रश्न पूछे गए वह 500 एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मजबूत तैयारी होने वाली है। बिल्कुल सभी लोग जुट जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। वंचित वर्ग के छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ाना कहलाता है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या अपवर्जक। देखिए, जो वंचित वर्ग है और समान छात्र अगर एक साथ पढ़ाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। सबको एक साथ पढ़ाना, किसी पर भेदभाव नहीं करना, उसे ही समावेशी शिक्षा बोला जाता है। एक प्रगतिशील छात्र वह है जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर है, शिक्षकों से स्वतंत्र है, अंतर्मुखी स्वभाव का है या अपनी जरूरतों को दृढ़ता से व्यक्त नहीं कर पाता। एक प्रतिभाशाली छात्र बालक बालिका कैसा हो सकता है, खुद सोचिए। कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली में क्या शब्द जुड़ा होना चाहिए, सभी लोग बताइएगा। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना या सीटेट जनवरी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ऑप्शंस उसमें अलग थे। उसमें ऑप्शन थे ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें निर्णयों में आत्मनिर्भर होना, पहला ऑप्शन सही होगा। अपने निर्णय में क्या होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र आत्मनिर्भर होते हैं, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, डरते नहीं और निर्णय लेते हैं। और ऐसे ही आपके एग्जाम में स्वयं आपको निर्णय लेना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाएगा। कोई भी चीज हम सीख रहे होते हैं, हमारी उसमें उन्नति नहीं दिखती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अक्सर आप जो अगर जिम ज्वाइन करते हैं 1 से 3 महीने आपकी उन्नति नहीं होगी, लेकिन आपके अंदरूनी मजबूती होगी। जो मसल्स होते हैं वो उस लिए तैयार हो जाएंगे, वो पेन सहने के लिए, वजन को उठाने के लिए, हाई वेट लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे
राइट आंसर क्या होना चाहिए? सीखने का पठार। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, सभी लोग समझ गए? सीखने की प्रगति अस्थायी रूप से क्या है? रुक जाती है जब सीखने के पठार आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, थांडाई का प्रभाव का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट। थांडाई से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। ठीक है, थांडाई का प्रभाव नियम क्या कहता है? संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार को दोहराया जाता है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, सीखने के लिए तत्परता आवश्यक है, सीखना अंतर्दृष्टि होता है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट हमें दुगनी तिगनी एनर्जी देता है ताकि हम क्लास बेहतर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाएं, जो आपके एग्जाम के लिए हो वही क्वेश्चन सेलेक्ट कराएं जो संभावित प्रश्न हो आपके एग्जाम के जैसे। तो थांडाई का जो प्रभाव का नियम, थांडाई के देखिए 2 नियम दिए हैं, एक आता मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है। थांडाई के 2 ठीक है ना। तो प्रभाव का नियम इसमें 3 में से आता, मुख्य नियम में से प्रभाव का नियम आता है। और प्रभाव का नियम कहता है कि जब किसी व्यवहार के परिणाम स्वरूप सुखद या संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार को दोहराया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को समझना अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक सभी को करना है कि स्किनर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित होता है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये समझ लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो स्किनर का है। एक तो यही प्रश्न पर ही आपका पता चल गया। लेकिन स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत व्यवहार और उसके परिणामों पर आधारित होता है। पुनर्बलन, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, आवश्यकता क्या होगा? व्यवहार और उसके परिणाम पर आधारित होता है। ये यूपी टेट सी टेट दोनों में आया हुआ प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक तो स्किनर है, आपके प्रश्न पर ही दिया गया है। ठीक है, लेकिन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रिया प्रसूत क्या होगा? पुनर्बलन होगा। बिल्कुल, पुनर्बलन इज द राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार के उसके परिणामों या पुनर्बलन या दंड द्वारा नियंत्रित और बनाए रखता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण तो हमारा जिज्ञासा के कारण पढ़ना। आंतरिक जो मोटिवेशन मिलता है वह जिज्ञासा के कारण पढ़ना होता है। जो भी आंतरिक हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, कभी कभी अंदर से लगता है ना अब तो बिल्कुल इस तरह पढ़ना कि बिल्कुल टॉप करना है, टॉप लिस्ट में अपना नाम आना है, वही चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, सामाजिक सम्मान की या आत्मसिद्धि की आवश्यकता? मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी होती है? सभी लोग बताइएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिए। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी कहलाती है? और वह कहलाती है कौन सी? क्या वह सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक सम्मान या आत्मसिद्धि? सभी लोग बताइएगा। कहीं ना कहीं मुझे डी ऑप्शन डिफरेंट लगता है। आत्मसिद्धि, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, लेकिन आत्मसिद्धि ये हमारे क्या आत्म अंदर की चीज़ें बता रहा है। तो अब्राहम मैस्लो, ये जान लीजिए, मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत वह आत्म साक्षात्कार का है। आत्म शब्द आए तो अब्राहम मैस्लो के ऑप्शन पे कर लेना है। आत्म शब्द इनसे जुड़ा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रिक है जो हमें रिमाइंड करना है, मेमोरी को एब्जर्व करना है मेमोरी में, और एग्जाम में सारी चीज़ें ये आपके काम आने वाली। ठीक है ना, कोई डाउट हो? बिल्कुल नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंधी, निरंतरता, एकीकरण, एक ही रूपता? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो कभी ना समाप्त होना अर्थात निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलते रहना। यहाँ पे हमारा निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। संरक्षण की अवधारणा पियाजे की किस चरण में विकसित होती है? संरक्षण की अवधारणा पियाजे की किस चरण में विकसित होती है? संवेदी पेशी,
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या औपचारिक। जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से लेकर 11 वर्ष और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है या चतुर्थ अवस्था होती है। तो इन चीज़ों को सभी को समझना है कि संरक्षण की अवधारणा पियाजे के किस चरण में विकसित होती है। ये 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। अब देखते हैं कितने लोग सही यहाँ पे कमेंट करते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो इसमें ठोस परिचालन चरण आता है। ठोस परिचालन चरण, ये शब्द रखिएगा, ठोस परिचालन। अगर ये चीज़ में आती है तो आपके दिमाग में, माइंड में, मेमोरी में आना चाहिए। और ये होती 7 से 11 मूल संक्रियात्मक अवस्था। इस चरण के दौरान बच्चा जो होता है तार्किक रूप से सोचने लगता है, प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं में भौतिक रूप बदलने पर उसके जो गुण होते हैं जैसे आयतन, द्रव्यमान, संख्या, ये सारी चीज़ें स्थिर होती हैं, बच्चा जानने लगता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ठोस परिचालन चरण कहलाएगा, तृतीय अवस्था। अगला प्रश्न, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है? क्योंकि यह सांख्यिक रूप से पक्षपाती है, क्योंकि यह लैंगिक रूप से पक्षपाती, क्योंकि यह बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें पर्याप्त चरण नहीं है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की? क्योंकि उनका यह मानना था कि पुरुषों के प्रति पक्षपाती या लैंगिक भिन्नताओं को उपेक्षा करता है। पुरुषों के प्रति, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन, लैंगिक रूप से पक्षपाती होगा या पुरुषों के प्रति पक्षपाती, 2 चीज़ें आएगा तो आपको ऑप्शन सटीक करना है, सही आंसर करना है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी, B.F. स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं में जीवन है, अर्थात क्या होगा? जॉन डीवी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, हर एक तैयारी में हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है और जितना ज़्यादा आप लोग समझेंगे उतना बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए, आपके बेस्ट भविष्य के लिए। और कहते हैं शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, ये जितना बांटो उतना बढ़ता है। सपने बड़े देखो और शिक्षा से उन्हें साकार करो। शिक्षा एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो आपको समय का सही इस्तेमाल करना है और सफल बनना, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिलब्ध IQ की गणना का सूत्र बहुत ही सिंपल है। बुद्धिलब्ध गणना का IQ का सूत्र क्या होता है? IQ बराबर होता है MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। जितनी IQ हो निकालना, MA मतलब मेंटल एज होता है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु करेंट एज जो हो, और मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा MA ऑफ CA इंटू मल्टीप्लिकेशन 100। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सभी लोग बताइए। देखिए, बच्चे मुख्य रूप से भाषा सुनकर ही मुझे लगता है सीखते हैं, लेकिन केवल 2 तो कट गए हमारे। माता पिता के नकल, तो नकल भी हो सकता है एक जटिल अंतःक्रियात्मक के प्रक्रिया के माध्यम से। अब 2 में कौन सा होगा? नकल शब्द है या जटिल? तो कहीं ना कहीं जटिल एक भाषा भी अच्छी है, नकल करना एक पेडागोजी में निगेटिव थोड़ा सा भाषा आ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। आंसर आपको ना भी पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सही आंसर निकाल सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक समानता कैसे सुनिश्चित करेंगे? एक शिक्षक है, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए हैं, आप कक्षा में प्रवेश, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कक्षा में लैंगिक समानता कैसे सुनिश्चित करेंगे? लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, तो अलग अलग शब्द आ गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। सभी को समान अवसर और अपेक्षाएं प्रदान करना, ये सही हो सकता है। लड़कियों को गृह विज्ञान, लड़कों को, ये भी अंतर कह रहा है, केवल ये भी है, तो हमारा ऑप्शन भी होगा कि सभी को समान अवसर और अपेक्षाएं प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता? देखिए, आपने एक अच्छा परीक्षण की विशेषता होती है, उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन आपने व्यक्तिपरकता नहीं पढ़ा होगा।
एक कभी कभी आत्मनिष्ठा भी आ जाता है, व्यक्ति परक ना आए तो आत्मनिष्ठा भी शब्द दे दिया जाता है। ये दो, आत्मनिष्ठा और आपके व्यक्ति परकता जो होते हैं, ये अच्छे परीक्षण की विशेषता की कैटेगरी पर नहीं आते हैं। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता ये होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए देखिए, व्यक्ति परकता जो होता है यह पूर्वाग्रह पर आधारित होता है, इसके लिए अच्छे परिणाम की विशेषता नहीं होती। और जो आत्मनिष्ठा होता है यह व्यक्तिगत राय या पक्षपात पर आधारित होता है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं, क्योंकि आत्मनिष्ठा होगी, हमारी जो निष्ठा हम अपने अनुसार बोलेंगे, दूसरे व्यक्ति की दूसरी निष्ठा होगी वो अपने अनुसार बोलेंगे। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है? अभिसारी, अपसारी, तार्किक या आलोचनात्मक? देखिए, सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी की बात करेंगे, और जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है वहाँ पे क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। अपसारी चिंतन इज द राइट आंसर। अपसारी चिंतन जो कोई संभावित समाधान उत्पन्न करने की क्षमता है। सृजनात्मकता एक प्रमुख जटिल घटक कहलाता है। प्रश्न आ सकता है, सृजनात्मक एक प्रकार का कौन सा घटक है? तो एक जटिल घटक के कैटेगरी पर आता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? पुनर्बलन, शास्त्रीय अनुबंधन, अवलोकनात्मक अधिगम या अंतर्दृष्टि? तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किस पर जोर देता है? ये कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें बताया गया है, ज़्यादातर एग्जाम में संबंधित ये पूछा जाता है, और कई एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, खासतौर पे सी-टेट में तो पूछा ही जाता है अल्बर्ट बंडूरा के बारे में, कि अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत होता है ये किस पर जोर देता है। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत समझने के लिए सहायक ढांचा प्रदान करता है। इसमें व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाती है। तो पुनर्बलन तो इसमें होगा नहीं, इसमें होगा अवलोकनात्मक अधिगम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? रुचि, जिज्ञासा, प्रशंसा या चुनौती? सभी बताइए। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा के कारक कौन कौन होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं प्रशंसा हो गया, क्या है? आंतरिक प्रेरणा का कारक इसमें नहीं आएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा आपको कैसे मिलेगी? उसमें रुचि हो, जिज्ञासा हो, चुनौती हो, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति की अपनी अंदरूनी रुचि या आनंद से आती है। तो प्रशंसा अंदरूनी नहीं होती, दूसरे लोग करते हैं, प्रशंसा खुद नहीं की जाती, इसलिए अंदरूनी और अपनी अंदरूनी रुचि और आनंद नहीं आएगा। आनंद अगर आपकी जो रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, चुनौती आएगी इन चीज़ों पर। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित या बेतरतीब? देखिए, आप इसको हम आंसर नहीं जानते हैं, इसका हम प्रश्न से उत्तर निकालेंगे। विकास की एक गति व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। पॉजिटिव है तो अव्यवस्थित आ लगा हुआ है, अप्रत्याशित दोनों निगेटिव हो गए, बेतरतीब ये भी निगेटिव हो गए। तो कहीं ना कहीं क्रमबद्ध और व्यवस्थित ये हमें ऑप्शंस भी, दोनों शब्द क्या है? पॉजिटिव हैं और अच्छे भी लग रहे हैं पेडागोजी के हिसाब से। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती, बिल्कुल सही बात है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है जैविक विशेषताएं, वंशानुक्रम, भौतिक दुनिया की शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य क्या होता है? प्रकृति से तात्पर्य होता है आनुवंशिक और जन्मजात जैविक कारक, पर्यावरणीय और अनुभव आधारित कारक हो जाते हैं। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, प्रकृति पोषण, देखिए प्रकृति देखें तो प्रकृति अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस चीज़ों को हमें समझना है कि प्रकृति उन सभी संभावित जीनों, जैविक कारकों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप से व्यक्ति लक्षणों को प्रभावित करता है।
तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया जैविक विशेषताएं वंशानुक्रम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? हिडन जो करिकुलम होता है वह क्या कहलाता है? वह पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है, वे अनौपचारिक पाठ जो विद्यालय में सीखते हैं, वह पाठ्यक्रम जो माता पिता घर पर पढ़ाते हैं, वह पाठ्यक्रम जो परीक्षा में नहीं आता है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है 2 तो निगेटिव हमारे निकल जाएंगे ऑलरेडी, इनसे कोई लेना देना हमें नहीं लग रहा है, बचते हैं 2 ऑप्शन। छिपा हुआ पाठ्यक्रम हिडन जो करिकुलम होता है वह अलिखित, अनौपचारिक और अक्सर अनपेक्षित सीख होती है। 3 शब्द याद रखेगा, अनौपचारिक आय, अनपेक्षित आय या अलिखित। 3 चीजें अगर आती है तो समझिए वो ऑप्शन छिपा हुआ पाठ्यक्रम होगा, यानी बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की सोच एक सीमा है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रवाद, वस्तु स्थायित्व या संरक्षण। तो संक्रिया अवस्था, यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र किया गया है जो द्वितीय अवस्था कहलाता है। और द्वितीय अवस्था में जो द्वितीय अवस्था कहलाती जीन प्याजे जी की, वह कौन सी हो जाएगी? सभी लोग बताइएगा। द्वितीय अवस्था की बात की जा रही है। देखिए इसमें बच्चों की सोच की एक सीमा होती है। सीमा होती है वस्तु स्थायित्व। तो आपका देखिए वस्तु स्थायित्व होगा पहले। वस्तु स्थायित्व होता है जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। अहम केंद्रवाद होता है 2 से लेके 7 वर्ष, जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वह सही हो जाएगा। अहम केंद्रवाद या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थता पूर्व संक्रियात्मक चरण की एक प्रमुख सीमा है। अहम केंद्रवाद और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असमर्थता, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत कम आपको मिलने वाली। कोहलबर्ग के सिद्धांत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। कोहलबर्ग के 4 स्तर हैं जिसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास आता है, यह आपके परंपरागत स्तर पर आता है। अब ये बताइए सभी लोग, परंपरागत स्तर किस स्तर को बोलते हैं? परंपरागत स्तर जो होता है किस स्तर को बोला जाता है? तृतीय स्तर को बोलते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति के निर्णय जो होते हैं बाहरी नियमों या सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपने विकसित आंतरिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। कैसे? अपने विकसित नैतिक आंतरिक सिद्धांतों पर होता है। सभी लोग समझ गए? चलिए 4-5 प्रश्न और बचे हैं इस सेट पर। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, उद्दीपक युग्मन या मानसिक स्कीमा संयोजन। सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या होता है मूल कारण? सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक बाल केंद्रित कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? निष्क्रिय, शांत, प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण, सहयोगात्मक और लोकतांत्रिक, शिक्षक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित। एक बाल केंद्रित कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक बाल केंद्रित कक्षा का वातावरण हर्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए, जो बच्चों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करे। तो प्रोत्साहित कौन सा कर सकता है? सभी लोग बताइएगा। क्या सहयोगात्मक लोकतांत्रिक होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सहयोगात्मक लोकतांत्रिक में क्या होगा? लोकतांत्रिक क्या होगा? वातावरण को बढ़ावा देगा, जहाँ छात्र सक्रिय रूप से इस पर भाग ले सकते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत में कौन सा एक प्रकार नहीं? बुद्धि साथियों एक ऐसा टॉपिक है, बुद्धि से हम टॉप 50 प्रश्न भी कर जा चुके हैं और करेंगे। जो मेन टॉपिक है बुद्धि से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में कौन एक प्रकार नहीं है? तो ये हमें जानना जरूरी कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो समस्याओं का मूल्यांकन करने, उन्हें हल करने की क्षमता होती है। ठीक है। इसके बाद व्यवहारिक बुद्धि होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं को निपटने, वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता होती। एक सृजनात्मकता होती है, जो नए विचारों को उत्पन्न करने और जटिल परिस्थितियों में अनुकूल करने की क्षमता होती है। भाषाई बुद्धि आपके स्टर्नबर्ग के तृतीय सिद्धांत पर नहीं आएगी।
क्या आएगी? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वनिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी, एक शब्द का अर्थ या वाक्य की। तो स्वनिम भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी यूनिट है, एक इकाई है जो शब्द का अर्थ बदल सकती है। तो एक छोटी इकाई हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने बैट लिख दिया, पैट लिख दिया, तो बी और पी में ध्वनि में अंतर है कि नहीं है? बैट और पैट अंतर है ना, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाती है। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है और टोटल हमारे 60, टोटल हम यहाँ पे 500 एमसीक्यूज कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा 2012 से अभी तक पूछे गए सभी सीडीपी बाल विकास के एमसीक्यूज कर रहे हैं क्योंकि टारगेट हमारा है 30 ऑफ 30 लाना सीडीपी में। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों। प्रश्न क्या है? पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं को केवल नर्स और शिक्षिका के रूप में, पुरुषों को डॉक्टर और पायलट के रूप में चित्रित करना किसको बढ़ावा देता है? देखिए, महिलाओं को केवल नर्स, तो जहाँ बताया ना केवल, जहाँ शब्द आया तो समझिए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब किस पर यहाँ पे बात की जा रही है? लैंगिक रूढ़वादिता की बात की जा रही है। तो हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं, 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 30 में से आप लोगों को जो भी फीडबैक रहा हो कमेंट करके फीडबैक करके बता देना। सारी क्लासेज होंगी, 500 एमसीक्यूज होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आएंगे और वही प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए संभावित हो सके। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।